सभागार हॉल में कुर्सियां कम पड़ गई, साथ साथ में जोश की भी कमी लग रही है थोड़ी सी। आज तो 21वां स्थापना दिवस है और 21 वर्ष की युवावस्था में तो जोश बहुत होता है। ओम शांति। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों, let me first thank my sisters, senior Rajyogis, who have invited me here on the 21st annual day. I would like to congratulate the Brahma Kumaris Om Shanti Retreat Center on its 21st annual day ceremony today. Well, if I look back in the year 2020, 2021, when the world was facing the COVID-19 pandemic, it was not easy to see this kind of gathering. The pandemic made us rethink, reimagine, and reboot ourselves, and it's also forced us to upgrade and upskill ourselves and reskill also. And when the world was facing the problem and challenges, the world has always looked up to India, to which, in many cases, if I look at, whenever the world has faced any challenges, science does have some answers, but it is a spirituality, I think, which has the answer for everything. When I went to the science center here, I was taken on a round. मैं पहुंच तो 9:55 पर गया था, 10 बजे से पहले ही आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मन जो आप दिखा रहे थे मुझे सेंटर की गतिविधियों को लेकर, वो मन भर ही नहीं रहा था कि मैं उसको छोड़कर सभागार हाल तक आ सकूं। तो मैंने आशा दीदी से कहा कि ये 2-3 घंटे से काम चलने वाला नहीं है, ये तो 2-3 दिन आने का कभी मौका दीजिए ताकि आपके पास आके रह सके। क्यों सुधीर भाई, ऐसा कर सकते हैं? सह परिवार आएंगे, क्योंकि यहां तो जब इतना बड़ा परिवार मिल रहा है तो अपने परिवार के बिना कौन आना चाहेगा। और शायद यही कल्पना जब आज दुनिया स्पिरिचुअलिटी की ओर देख रही है, तो शायद 1937 में दादा लेखराज कृपलानी जी ने उस समय देख लिया था कि भविष्य में दुनिया को किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो स्थापना उस समय की गई थी। वो पौधा उस समय लगाया था जो वट वृक्ष बनकर आज 140 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। मैं तो कई बार कल्पना करता हूं कि दुनिया के बड़े बड़े देश, एक देश तो ऐसा जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, लेकिन अपने यहां पर महिलाओं को वो वोटिंग का अधिकार भी नहीं दे पाया था। लेकिन कल्पना कीजिए ब्रह्मा बाबा के सोच को, जिन्होंने स्थापना तो संस्था की, लेकिन उसके केंद्र बिंदु में रख के और उसकी पूरी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की भी किसी को दी, तो मातृशक्ति को दी, हमारी बहनों को दी। और मैं ये कह सकता हूं, ब्रह्म कुमारीज का ये जो संगठन है आज पूरे विश्व भर में फैला है और 140 देशों में स्थापना करना कोई आसान काम नहीं है। यहां तो 140 परिवार जोड़ने हो तो हाथ पैर फूल जाते हैं, 140 देशों तक पहुंचना, आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी ताकत आपने खड़ी की है। और ये एक ऐसा आध्यात्मिक संस्थान है जो व्यक्तिगत परिवर्तन
और विश्व नवनिर्माण के लिए समर्पित है। आज विश्व को जिस चीज की सबसे बड़ी आवश्यकता है क्या है? When we talk about the well-being of a human, whether it is health, well-being, mentally or physically, then we talk about meditation. And meditation help us to be mentally stable and mentally fit along with the physical fitness. और उसके बिना तो संभव ही नहीं है कुछ भी करना। मैं तो यही कहूंगा, ब्रह्म कुमारी व्यक्ति को भौतिक से आध्यात्मिक दिशा में ले जाने के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन भी करती है और इसके लिए प्रेरित भी करती है, और इससे शांति की गहरी सामूहिक चेतना और व्यक्तिगत गरिमा के निर्माण करने में हर एक आत्मा को मदद मिलती है। आज अगर देखें दुनिया भर के देशों में 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बन के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए तो दुनिया के लिए क्या दिया? जो भारत के पास हजारों वर्ष पहले से था वो दुनिया के साथ साझा करने का काम किया और दुनिया ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। 197 देशों ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके कहा कि 21 जून को हम योग दिवस के रूप में मनाएंगे। ये दुनिया को देने का काम किया है। और आज किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि 21 जून को आपको योग करना है। दुनिया भर में भारत की एम्बेसीज हैं, दुनिया भर के मॉल हैं, एयरपोर्ट हैं या बाकी शिक्षण संस्थान हैं। आप वहां पर जाकर देखिए, एयरपोर्ट पर भी आपको योग रूम मिल जाएंगे, मॉल्स में योग रूम मिल जाएंगे। तो योग दुनिया को देने का काम ये भारत ने जो किया है। आज कोविड-19 के बाद जो दुनिया मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही है उसमें भी हमारी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के क्षेत्र में भारत ही दुनिया को स्ट्रेस से बाहर लाने का काम कर सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूं जब दुनिया के पास साइंस से हल निकलना खत्म हो जाता है तो स्पिरिचुअलिटी की ओर रुख करते हैं, क्योंकि वहीं पर सारी बातों के हल रखे हुए हैं। और यही कारण है कि हम एक से शुरू होकर 140 स्थानों तक पहुंचने का काम हमने किया है। और ये 85 वर्षों की यात्रा जो ब्रह्म कुमारी की है, 85 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। 8 दशक से ज्यादा समय लेना, मैं तो ये कहूंगा ये लगातार हिम्मत, ब्रह्म कुमारियों की जो हिम्मत और क्षमा करने की क्षमता जो है, एकता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को आपने साबित किया है। लेकिन अभी बहुत लंबा सफर है। आपको ना केवल अपने 100 वर्ष यानी कि अगले 15 साल बाद सेंचुरी, जो अब आप कहते हो कि 100 वर्ष आप मनाओगे, वही नहीं, भारत भी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। और आज की युवा पीढ़ी को एहसास कराना बहुत जरूरी है कि आप अपने राइट्स की बात तो करते हो, अधिकारों की बात तो करते हो, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करनी पड़ेगी। आपको अपनी जिम्मेदारियों की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया भारत की ओर देख रही है। और चुनौती क्या है और अवसर कहां है? चुनौती यह है कि दुनिया हमारी ओर देख रही कि भारत दिशा दिखाएगा, और अवसर यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी युवाओं की फौज किसी देश के पास है तो मेरे भारत के पास है, मेरे भाई और बहनों। और हमारे इन युवाओं में वो क्षमता है कि वो राष्ट्र शक्ति के रूप में उभर सकता है, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है। यूथ बीइंग द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, they have to play the most important role in the nation building process, and that is very, very important. And if we channelize the youth energy into the right direction, nobody in the world can stop India to become the world power. और ये वर्ल्ड पावर केवल इकोनॉमिक नहीं होनी चाहिए, ये आध्यात्मिक क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो 34 वर्षों के बाद आई, लेकिन उस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर उसको बनाया गया है। हमारे देश में जहां कहीं गुलामी की मानसिकता के साथ हम जी रहे थे,
आज देश को आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसने गुलामी की मानसिकता आप सबको छोड़ने के लिए भी कहा है और विकसित भारत के निर्माण में भूमिका निभाने के लिए भी कहा है। और मैं प्रधानमंत्री जी के अगर क्या कहा था मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से, इस पे मैं थोड़ा हिंट देता हूं क्या है था। ये कोई पार्टी के सिग्नल के बारे में नहीं मैं कह रहा, किसी के चुनाव चिन्ह के बारे में। मैं पंच प्रण की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा था विकसित भारत बनाना है, गुलामी की सोच से आजादी पानी है और गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है। एकता एकजुटता के साथ हमें अपनी कंट्रीब्यूशन, जो हम कहते थे हर व्यक्ति की भागीदारी को बढ़ाना है। ये 5 प्रण की बात जो मोदी जी ने की, इसमें बहुत कुछ छिपा है। अगर विकसित भारत बनाना तो गुलामी की सोच को निकलना। और सबसे बड़ी बात हमने क्या की, आजादी के 75वें वर्ष में इंग्लैंड ने जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था, उनको पिछाड़कर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन गया है। और जब एकता एकजुटता की बात करते हैं तो सबका साथ सबका विकास, हम उसके साथ ही आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। किसने सोचा था कि स्पेस सेक्टर में अगर ये पहले खोल दिया होता तो शायद हम पहले कर देते। अब तो प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी ने भी रॉकेट स्पेस में छोड़ने का काम कर दिया, बाकियों का लोड लेके छोड़ना शुरू कर दिया। जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए थे, हमारे भारत के युवाओं ने, स्टार्टअप्स ने करके दिखा दिया है। ये भारत के युवाओं की ताकत है। ये तब हो रहा है जब एक ऐसी सोच को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। लेकिन समाज में अभी भी बहुत सारे लोग जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर देश को बांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसमें कौन सबसे आगे आता है बचाने का और समाज को एकजुट रखने का? तो ये जो सभी संतगण समाज पर बैठे हैं, हमारी ब्रह्म कुमारी की बहनें बैठी हैं, ये नहीं देखते कौन किस जाति धर्म संप्रदाय से आता है। आपको तो अध्यात्म के रूप में जोड़कर, आध्यात्मिक शक्ति देकर एक परिवार के रूप में जोड़ने का आपने काम किया है। और मैं तो कहता हूं जब एक माँ, एक बेटी, एक बहन, एक महिला ही एक परिवार को जोड़ने का और आगे बढ़ाने का काम करती है, और यहां तो सब बहनों के ही हाथ में सब कुछ दिया हुआ है, सारी जिम्मेदारी ही बहनों के हाथ में है। तो जब बहनें ही लीड कर रही हैं तो फिर तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है हम बिल्कुल ठीक दिशा में जाएंगे, सही दिशा में जाएंगे। और मैं तो वीडियो देख के हैरान हो गया, बोरी में बहनें बैठकर कूद रही हैं, आगे आगे जा रहे हैं। आपने तो वहां जंप लगाने में भी किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर लंग पार को बढ़ाने के लिए बैलून में, गुब्बारे में हवा भर रही हैं, फिर उसी के साथ खेल रही हैं। तो मेंटली और फिजिकली फिट रहने के लिए जहां स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, वहीं पे स्पोर्ट्स की भी और फिटनेस की भी बहुत आवश्यकता है। अगर शरीर में दर्द होगी तो ध्यान भी नहीं लगने वाला है। तो शारीरिक तौर पर भी आपको फिट रहना है। और फिट इंडिया मूवमेंट भी हमने देश भर में शुरू की, मेरे डिपार्टमेंट ने प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पे की। और फिट इंडिया फ्रीडम रन में भारत में 9 करोड़ लोगों ने भाग लिया। 9 करोड़ लोगों ने, यह अपने आप में दिखाता है कि भारत अब फिटनेस की ओर भी जागरूक हो रहा है। और इस बार तो हम क्या करने वाले हैं जो हमने आज तक नहीं किया, दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देश G20 का अध्यक्षता करने का अवसर भी भारत को मिला है, G20 की प्रेसिडेंसी का। तो आशा दीदी, G20 की प्रेसिडेंसी में भारत को योग और अध्यात्म, इसको भी दुनिया तक लेकर जाना है, ताकि दुनिया भर के देश यहां पर आए। तो मैं तो चाहता हूं अगर मोदी जी के दिन की शुरुआत ही योग और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से होती है, और भारत को इतने कुशल नेतृत्व के साथ वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कोविड के टाइम पर भी दुनिया ने माना कि 140 करोड़ के देश में इतना संभल कर, इतना संयम के साथ देश को बचाने और 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन कराने का और दुनिया भर के देशों को वैक्सीन देने का, दवाइयां देने का काम भी किया। तो ये किस सोच के साथ किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो योग भी करते हैं, अध्यात्म को भी
अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन क्या यहीं तक रोक के रखा? पंचप्रण में जो तीसरी बात उन्होंने कही थी वो क्या कही थी? अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है। चाहे सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया हो, चाहे राम मंदिर को 400 वर्ष पहले तोड़ दिया गया हो, चाहे आपदा के कारण केदारनाथ में बहुत बड़ा संकट और बहुत बड़ा आपदा के कारण तोड़फोड़ हो गई हो, चाहे काशी विश्वनाथ पर भी कितने प्रहार किए गए हो, अगर सोच सही है तो उसको दुनिया की ताकत रोकती नहीं। लोग जुड़ने का काम करते हैं। आज मैं कह सकता हूं, अगर दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाई और दिव्य और भव्य अयोध्या धाम बनकर तैयार होने वाली, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है, तो ये भी उसी गौरवशाली इतिहास को मजबूत करने के लिए, ये केवल आस्था के केंद्र नहीं है, अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बने, जहां पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़े। आज सोमनाथ मंदिर में 7 गुना से ज्यादा लोग आते हैं, काशी विश्वनाथ में शायद 10 गुना तक लोग पहुंच गए होंगे। आप देखिए, केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा के बाद बहुत संकट आ गया था, लेकिन आज आप पूछिए जो 4 धाम यात्रा पर जाते हैं, पानी बेचने वाला भी 2-4 लाख रुपए का धंधा सीजन में कर लेता है, तो किसी गरीब के परिवार को भी रोजगार के अवसर मिले। और माइग्रेशन पर जो उत्तराखंड को छोड़कर जा रहे थे वो वापस अपने घर की ओर चले हैं। तो ये भी क्यों हुआ? जब हमने अपने गौरवशाली इतिहास को बचाकर आगे बढ़ाने का काम भी किया है। आज अगर दुनिया भर के 140 केंद्रों पर केवल क्या हम अध्यात्म की ही बात करते हैं? नहीं, वोकल फॉर लोकल भी कोई हुआ है तो उसका भी बहुत बड़ा उदाहरण दीदी आपके ब्रह्म कुमारी से हमें सब कुछ सीखने का मिला है। भारत के अध्यात्म योग को दुनिया भर तक पहुंचाने का काम किया है, तो ये भी यहां से मिला है। जहां दुनिया महिलाओं को उस तरह का सम्मान नहीं देती थी, अगर हम भारत के गौरवशाली इतिहास में जाएं तो हमारे यहां तो देवियों की ही पूजा की जाती थी, मातृशक्ति की ही पूजा की जाती थी। और मैं तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं, माता चिंतपूर्णी हो, माता ब्रजेश्वरी देवी हो, माता ज्वाला जी हो, माता नैना देवी हो, माता बगलामुखी हो, माता चामुंडा देवी हो, ये सारी देवियों का आशीर्वाद जहां केवल हिमाचल को ही नहीं आप सबको भी मिलता है, क्योंकि देवियों की पूजा ही हमारे यहां पर की जाती थी। इसीलिए तो ही ब्रह्म पिता ने भी ब्रह्म कुमारी की शुरुआत करके अगर इसकी पूरी जिम्मेदारी किसी के हाथ में दी है तो इन देवियों के हाथ में ही दी है, जो मेरी बहनों के रूप में है। तो क्या सोच उस समय रही होगी? तो मैं तो सोच को प्रणाम करता हूं कि जो अपने समय के इतने बड़े हीरे के व्यापारी हों, जिनके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन समाज की चिंता करते हुए महिलाओं को, बहनों को विशेष तौर पर आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने किया है, वो दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी, बल्कि उसको और मजबूत करने का काम करेगी। और मैं तो ये कहता हूं, जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, दुनिया तो इकोनॉमिक पावर की बात करती है, हार्ड पावर की बात करती, कहते हैं हम बड़ी अर्थ शक्ति बन गए, ये बहुत बड़ी सैन्य शक्ति बन गए हैं। आप कुछ भी कर लोगे तब भी दुनिया पर प्रभाव नहीं बना पाओगे। अगर आप सॉफ्ट पावर के रूप में उभर जाओगे, बहुत बड़ी ताकत बनाओगे, तो दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान और पकड़ बना पाओगे मेरे भाई और बहन। और उसका स्वरूप दीदी, मुझे अभी कुछ दिन पहले, ब्रिजमोहन भाई साहब, मैं अभी कुछ दिन पहले सेंट्रल एशिया का एक यूथ डेलीगेशन आया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब देशों से आए और लगभग 100 बच्चे उसमें थे। मेरे लिए बहुत बड़ा, उन्होंने 7 दिन का हिंदुस्तान के कुछ अलग अलग स्थानों पर गए। मुझे लगा मैं अंग्रेजी में भाषण दूंगा तो उनको समझ आएगा किस भाषा में आएगा। उससे पहले उनका एक अपना कल्चरल प्रोग्राम था। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपका प्रोग्राम यहाँ पे मेरे कारण थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन मुझे लगा 1 घंटे में सारा प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन मैं राउंड ज्यादा ले गया, थोड़ा ज्यादा लंबा। लेकिन उस दिन मैंने कुछ नहीं रोका। उस दिन तो
उन बच्चों ने, चारों देशों के बच्चों ने अपना कल्चरल प्रोग्राम किया। आप कल्पना कीजिए क्या किया होगा उन लोगों ने। उन्होंने अपने स्थानीय जो कला संस्कृति उसको तो किया है, वहां पर किस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उन पहाड़ी राज्यों में किस तरह का डांस होता है, क्या गाने होते हैं, वो तो किया। वो हमारी भी पूरी पहाड़ी श्रृंखला जो है ये सारी इसके साथ बहुत मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी जब वो हिंदी में गाने गाने शुरू किए और हिंदी में डांस करना शुरू किया, तो मैं तो देखकर हैरान हो गया कि कुछ लोग हिंदी का विरोध देश के अंदर करते हैं, लेकिन सेंट्रल एशिया के देशों में तब भी, और इससे पहले बांग्लादेश का डेलीगेशन आया तब भी, ये हमारी सॉफ्ट पावर है जो म्यूजिक के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, हमारी कला संस्कृति के माध्यम से वहां तक पहुंचाने का काम किया है। हमारे डांस जो एक बेटी ने यहां पर दिखाया, इसी तरह से उन्होंने, वहां के लोगों ने भी कथक जैसा डांस यहां पे करके दिखाया। अपने आप में दिखाता है कि भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का कितना बड़ा काम किया है। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अवसर हमारे पास G20 के माध्यम से भी आ रहा है कि हम अपनी शक्ति को दिखाएं। और मैं आज एक निवेदन लेकर आप सबके पास आया। मेरे पास जिम्मेदारी है खेलों को लेकर, युवाओं को लेकर और सूचना प्रसारण की भी। तो क्या हम कुछ इकट्ठे मिलकर कर सकते हैं? ये जो हम देखते हैं कि 2012 में जो घटा, क्या हुआ 16 दिसंबर 2012 को, याद है किसी को? निर्भया के जो घटना हुई, क्या उसके बाद रुक गया? हमने कड़ा कानून बनाया। ये केवल कानून बनाने से, जल्दी सजा देने से तो करना है सरकार को जो करना है, लेकिन सरकार के साथ साथ समाज को, परिवार को, जो अपनी सोच को बदलने का, बच्चों में अच्छे मॉरल वैल्यूज लाने का, संस्कार लाने का, शिक्षा के साथ साथ काम करना, वो बहुत आवश्यक है। और वो परिवार के साथ साथ ये बड़ा परिवार ब्रह्म कुमारी इसका भी वो कर सकता है अगर हम युवाओं को साथ में जोड़ने का काम करेंगे। मैं आजादी के 75वें साल को, अमृत महोत्सव को मनाते हुए कि अगले 25 वर्षों में भारत को कहां हमें लेकर जाना है, उसके लिए कुछ कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं। मैं एक बार फिर आपके पास बीच में आऊंगा, आपके पास निवेदन लेकर आऊंगा कि क्यों नहीं देश भर में हम कुछ ऐसी संस्थाएं जैसे आपकी ब्रह्म कुमारी संस्था है, इनके साथ जुड़कर भी युवाओं के बीच में जाएं और ये शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी उनको भरने का काम करें और युवाओं को भी सोच के साथ, योग, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़कर उस दिशा में लेकर जाएं ताकि इस तरह की घटनाएं भी कम हो जाएं, हमारा युवा भी मानसिक तौर पर स्वस्थ हो, सुंदर हो और एक सुंदर देश का निर्माण करने में भी हम सबकी मदद कर सके। ऐसा मेरा आपसे आग्रह रहेगा। ज्यादा समय नहीं है क्योंकि मुझे बनारस, मेरी फ्लाइट 1 बजे की है और यहां से 1.25 घंटा तो अभी एयरपोर्ट पहुंचने में लग जाएगा। मैं सुबह 6 बजे अहमदाबाद से चलकर आया था और मैंने दीदी को पहले ही कह दिया था कि मैं आऊंगा जरूर, मुझे आना है क्योंकि 21वां स्थापना दिवस है। अपना मैं 21वां जन्मदिन तो नहीं मना पाया था, लेकिन इतनी बड़ी संस्था और जहां पे ओम शांति रिट्रीट का 21वां स्थापना दिवस हो तो खुशी किस किस को हुई आप में से? तो 21वें स्थापना दिवस पे कोई संकल्प भी आप में से कोई लेने वाला है कि नहीं लेने वाला है? संकल्प हमें ये लेना है कि अगर ब्रह्म कुमारी के कैंपस में, आशा दीदी ने बताया कि हमने ट्री प्लांटेशन भी देश भर में कर दी, यहां सोलर पावर भी जनरेट कर दी, हमने बायोमास का भी इस्तेमाल कर लिया, बायोफ्यूल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो वेस्ट हो रहा है पानी उसको कच्चे पानी के रूप में यूज करके हम वापस उसको स्प्रिंकलर्स के थ्रू या पानी देकर अपनी घास को बचाने में, ग्राउंड को मेंटेन करने में भी काम करते हैं। तो इसका मतलब हम केवल इंसान को ही नहीं स्वस्थ शारीरिक और मानसिक तौर पर रखने का काम कर रहे, हम पृथ्वी की ओर भी और पर्यावरण की ओर भी बहुत सजग हैं और बहुत बड़ा योगदान ब्रह्म कुमारी की ओर से हो रहा है। लेकिन क्या आप सब यहीं आकर योगदान देंगे? अपने घर पे जाके भी देंगे?
मैंने बहुत जगह देखा है जी। मैं धार्मिक स्थानों का नाम नहीं लूंगा या ऐसे सेक्ट्स का नाम नहीं लूंगा। लोग आते हैं, वहां तो सब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वापस जाते पड़ोसी के साथ बहस करनी शुरू कर देते हैं, लड़ाई करते हैं। गाड़ी चलते चलते हॉर्न बजाएंगे जोर जोर से, फिर झांकेंगे एक दूसरे के शीशे के अंदर और घूरेंगे एक दूसरे को, जैसे पता नहीं क्या करेंगे। तो यहां जैसे जो हमने जो सीखा हम वापस जाके अपने प्रैक्टिकल जीवन में नहीं कर पाएंगे, तो यहां इतना समय बिताने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ी कड़वी बात है इसलिए बोल रहा हूं। यहां तो हम सब अच्छे हैं एक दूसरे के साथ साथ। वापस अपने परिवार, अपने पड़ोसी और अपने समाज के प्रति हमारा क्या योगदान है। घर में पानी का नल का चलता रहता है, अच्छा जी इस सरकार ने पानी फ्री कर दिया, इसने बिजली फ्री कर दी, इसने ये फ्री कर दिया, अपनी जेब से थोड़ी में जाता है और फ्री का लेने की आदत पड़ गई है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये केवल ब्रह्म कुमारी संस्था की ही केवल जरूरत नहीं, हम सब जो लाखों करोड़ों लोग इसके साथ जुड़े हैं, हम सबको यहां से सीखकर अपने जीवन में ढालकर इस पीढ़ी को और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक ऐसा देश और ऐसा समाज, ऐसा विश्व छोड़कर जाना है कि वो भी कहें कि हमने सही मायने में कुछ योगदान इस देश और इस विश्व के प्रति किया है। और ऐसी कल्पना करते और कामना करते हुए मैं आप सबके बीच में एक बार फिर यही कहूंगा, आइए हम सब अपना कर्तव्य देश, विश्व और समाज के प्रति निभाएं और हम सब मिलकर इस देश और दुनिया को आगे लेकर जाएं। समन्वय, सौहार्द, भाईचारा ये बहुत आवश्यक है। युद्ध का जमाना नहीं रहा, दुनिया में कहीं पे भी लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ना है तो उन चीजों से लड़ो जो पोल्यूशन है, लड़ना है तो इस चीज से लड़ो कि जो पानी का संकट खड़ा हो रहा है, लड़ना है तो इस चीज से लड़ो कि खेतों की जो उपजाऊ मिट्टी वो बहती चली जा रही है, हर सेकंड में न जाने कितने एकड़ की मिट्टी खाली हो जाती है। इन चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है और सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है नशे के खिलाफ, जो हमारे युवाओं को खोखला करती जा रही है। और ये नशे के कारण लूटपाट की घटनाएं, चेन स्नैचिंग से लेकर हत्या तक की घटनाएं, परिवार में मां को मार देना, माता पिता को मार देना, जिन्होंने जन्मा है उनको मार देना कि नशा करने के लिए ये प्रॉपर्टी चाहिए या गहने चाहिए, घर परिवार चाहिए। हम किस दिशा में जा रहे हैं? मुझे दीदी आज दिखाते दिखाते जा रही थी कि कलयुग पूरा होकर अब सतयुग की ओर जाएंगे। सतयुग तभी आएगा जब ब्रह्म कुमारी की सोच पर आगे बढ़ते चले जाएंगे मेरे भाइयों। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि आइए सब मिलकर इकट्ठे योगदान दें। मैं क्षमा चाहता हूं, पूरे प्रोग्राम तक रुक नहीं पाऊंगा, थोड़ा विलंब भी हो गया, लेकिन आप सब आए, आपने मुझे भी आने का निमंत्रण दिया। कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो उसके लिए छोटा समझ के माफ कर दें, क्योंकि कई बार क्या भावना में आदमी थोड़ा ज्यादा बोल जाता है, लेकिन लगता है जब हम एक ही परिवार के हिस्से हैं तो दो तरफी बातचीत होनी भी चाहिए। तो आप सबने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।